स्किन ट्रीटमेंट के हवाले से हम आपके साथ बात करते चले आ रहे हैं। एक सिलसिला शुरू कर रखा है हमने बोल्ड डिजिटल पर, और आज जो ट्रीटमेंट है या प्रोडक्ट है वो है लेज़र। लेज़र क्या है, लेज़र किस तरह से काम करती है, पाकिस्तान में लेज़र के कितने ट्रीटमेंट्स के कितने सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, और किन किन सॉल्यूशंस के अंदर या किन किन सिचुएशंस के अंदर आप कह लें कि लेज़र का इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी स्किन के ऊपर। तो इस हवाले से वंस अगेन मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुबश्शिर डाहा, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। तो डॉक्टर साहब, सीधा कमिंग टू द पॉइंट, लेज़र है क्या? लेज़र तो हम एक ज़माने में साइंस फिक्शन मूवीज़ के अंदर देखते थे कि वो शुआएं निकल रही हैं और वो दुश्मन को तबाह बर्बाद कर रही हैं। तो आज जो स्किन के ऊपर लेज़र यूज़ होती है वो क्या है, कितने ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, यानी कि लेज़र क्या क्या काम करती है स्किन के लिए? थैंक यू वेरी मच सलमान साहब, बहुत शुक्रिया। लेज़र बड़ा ही अहम टॉपिक है और आजकल बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना वो आ गई हैं, इसके यूजेजेस आ गए हैं। और स्पेशली हम बात करें तो डर्माटोलॉजी में और एस्थेटिक डर्माटोलॉजी में, कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजी में ये हर दूसरे प्रोसीजर के लिए ना लेज़र यूज़ किया जा रहा है। अब मैं आपको बताऊँ कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लेज़र है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो है फेशियल हेयर रिमूवल के लिए। ख़वातीन के चेहरों के ऊपर नॉर्मल बाल नहीं होते, लेकिन अब नॉर्मलिटी में क्या होता है कि उनके फेसेस के ऊपर बाल आ जाते हैं। उसकी रीज़न क्या बनती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, साइकिल डिस्टर्ब होता है, वेट गेन होता है। उसके बाद क्या होता है कि फेस के ऊपर बाल आ जाते हैं। उन बालों को ख़त्म करने का जो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो ये है कि हम फेशियल जो है ना लेज़र हेयर रिमूवल करते हैं। उसकी भी फर्दर आगे टाइप्स हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र मार्केट में मौजूद हैं, उनका फिर डिफरेंट रोल है। लेकिन उसका काम क्या होता है, वो फेस के ऊपर या बॉडी के ऊपर जो अनवांटेड बॉडी हेयर होते हैं उनको वो क्या करता है, कम करता है। फिर उसके डिफरेंट सेशंस होते हैं और उसमें एक सर्टन गैप देना होता है और उसके बाद जाके वो बेहतर हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो लेज़र की डिसीजन है, ये कोई भी जो पेशेंट है या कोई भी मुतासरा शख्स या खातून है वो खुद ले लेती है, या फिर जब आप आते हैं, आपके पास पेशेंट आते हैं तो फिर आप उसे बताते हैं कि भाई आपका ट्रीटमेंट जो है वो फ़लाँ चीज़ से नहीं हो सकता, इसका वाहिद इलाज लेज़र है? क्या लेज़र जो है वो एक आखिरी हल है? देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। लेज़र जो है ना वो आखिरी हल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो अगर खातून के फेस के ऊपर बाल आ गए हैं और या अनवांटेड बॉडी हेयर है किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी के ऊपर, उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास लेज़र की ही ऑप्शन है। दूसरी बात यह है कि जो साथ हम साइमल्टेनियसली क्या करते हैं कि जिस वजह से बाल आ रहे होते हैं, अब देखें फेस के ऊपर बाल अगर आ गए हैं फीमेल के ऊपर तो वो नॉर्मल फीचर नहीं है, उनका हार्मोनल फीचर नहीं है कि जी कि वो जो ग्रो कर रही होती हैं आफ्टर प्यूबर्टी उनके बाल स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो फिर हम हार्मोनल इम्बैलेंस का या जो प्रॉब्लम हो रहा होता है उसका भी ट्रीटमेंट साथ रिकमेंड करते हैं। मोस्टली हम गायनेकोलॉजिस्ट को रेफर कर देते हैं जी, और साथ हम या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को रेफर करते हैं जी कि साथ आप इसका ट्रीटमेंट करें और हम लेज़र करेंगे। अच्छा, लेज़र जो है हेयर अगर बाल आ गए हुए हैं तो उसके लिए कोई अलग से मेडिसिन नहीं है। क्या फॉर एग्जांपल जी के फेस के ऊपर बाल आए हुए हैं, हम कोई भी हमारा पेशेंट कहता है या क्लाइंट कहता है जी मैंने लेज़र नहीं करवाना, तो हमारे पास कोई ऐसी टैबलेट नहीं है, ऐसा कोई सीरम नहीं है, ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है कि जो हम लिख के दे दें और कहें कि आप ये यूज़ कर रहे हैं, ये अल्टरनेट है लेज़र हेयर रिमूवल के लिए। ठीक है। दूसरी बात यह कि जो डिसाइड करना होता है वो यकीनन डॉक्टर ने करना होता है। जब वो पेशेंट डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर उसको एग्जामिन करके ही डिसाइड करता है कि क्या लेज़र होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो किस इंटेंसिटी की, उसकी एनर्जी लेवल क्या रखना है, वो सारी जो मेजर्स पैरामीटर्स हैं वो डॉक्टर ने डिसाइड करना होता है। तो इसलिए खुद से डिसाइड नहीं कर सकते कि जी कि लेज़र कराना है या नहीं कराना, और कराना है तो कब कराना है, कितनी उसकी जो है एनर्जी लेवल रखना है, ये सारा कुछ जो है वो डॉक्टर डिसाइड करता है। अच्छा, कि फेशियल क्योंकि ज़ाहिर है कि वो लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, वो वाला बात होती है। तो इसमें ख़वातीन और बच्चियाँ जो आती हैं कि आमतौर पर ये यंग एज जो टीन एज या जेन ज़ी की हम बात करते हैं, उन बच्चियों में प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है, या बड़ी उम्र की ख़वातीन जो हैं ये किसी उम्र में भी प्रॉब्लम शुरू हो सकता है? लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो जेनजीज में आ रहा है, जो आप बात कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो जेनजीज है ना, उनका हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उनका डाइटरी पैटर्न टोटली चेंज हो चुका हुआ है। दे आर शिफ्टेड टू जंक फूड, वो जो है मोर कार्ब्स वाली डाइट लेना पसंद करते हैं, वो ओवरवेट हो जाती हैं। ओवरवेट होने के बाद क्या होता है, उनका हार्मोनल इशू स्टार्ट हो जाता है। हार्मोनल इशू का ये साइड इफेक्ट है कि उनके फेस के ऊपर बाल आते हैं, उसके लिए हम लेज़र करते हैं। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जो हम बात कर रहे हैं वो आता है जेनजीज में। उसके बाद ये कि जो थोड़ा सा ओल्ड एज है या मेचोरिटी वाली ख़वातीन है उनमें भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन ज़्यादा रेशो जेनजीज की है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये ट्रीटमेंट तो करवा लिया किसी ने, उसका अच्छा रिजल्ट भी आ गया, तो जो लेज़र से हेयर रिमूवल होती है, फेशियल हेयर रिमूवल, वो सस्टेनेबल होती है, वो सस्टेन करती है, या फिर दोबारा अगर आप वही आपकी डाइट चेंज नहीं हुई, हैबिट्स चेंज नहीं हुए, तो फिर दोबारा वो चीज़ें
आ सकती हैं? देखिए उसके डिफरेंट सेशंस होते हैं। अगर हम बात करें कि फेशियल हेयर लेज़र हेयर रिमूवल की, तो उसके अगर हमने 5 to 7 सेशंस रिकमेंडेड होते हैं नॉर्मली, अगर वो करा लिए हैं और उसके बाद रिजल्ट अचीव होता है, कुछ 70-80% रिडक्शन हो जाती है। लेकिन 70-80% इतनी ज़्यादा होती है कि वो फिर फेस के ऊपर बाल नज़र नहीं आते। दूसरी बात यह है कि अगर हमने रूट कॉज को एड्रेस नहीं किया, जो आपका सवाल है कि अगर खाना पीना वही है, रूटीन वही है, हार्मोनल इशू जो है वो एड्रेस नहीं हुआ, तो वो फिर रूट कॉज वहीं की वहीं रहेगी, तो फिर दोबारा हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने जो पहले बताया कि हम दोनों चीज़ों को एड्रेस करते हैं, कि हम रूट कॉज को भी एड्रेस करते हैं किसी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करवा के, किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करवा के, और साथ हम उसको भी एड्रेस करते हैं कि जो एक फेस के ऊपर हेयर आ चुके होते हैं उनको कैसे हमने कम करना है। अगर दोनों चीज़ें एड्रेस करेंगे तो ही ये सस्टेनेबल रिजल्ट्स की तरफ जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जैसे हम बात करें जेन ज़ी और प्यूबर्टी की बात करें कि प्यूबर्टी के साथ ही बच्चियों के अंदर ये प्रॉब्लम आना शुरू होता है, तो स्पेसिफिकली एज अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक एज जिसके अंदर ये बाल बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो जाते हैं, बुरे लगने लगते हैं, कि उसके एस्थेटिकली उसको फिर ज़रूरी हो जाता है कि उनको रिमूव किया जाए, तो वो एज ग्रुप्स क्या आ रहे हैं आपके पास छोटी बच्चियों के? लेकिन छोटी बच्चियों में जो पेबर्टी है ना, वो पहले जो पेबर्टी की एज थी वो 16 साल, 18 साल, 19 साल तक थी। अब जो है ना वो 13-14 ईयर तक चली गई है, जो मैं आपको एक रफ सा एक एस्टिमेट बता रहा हूँ। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं पेबर्टी के साथ। इसकी कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है, लेकिन आफ्टर पेबर्टी ये स्टार्ट होता है। दूसरी बात यह है कि किन को ज़्यादा कंसर्न होता है, देखें बच्चियां जिस एज में भी हों, अगर फेस के ऊपर बाल आ गए तो दे आर डिस्टर्ब, वो नॉर्मल फील नहीं करती, वो उनको प्रॉब्लम होता है, वो किसी फंक्शन में जा रही हैं, किसी इवेंट में जा रही हैं, एट टाइम वो थ्रेडिंग करने की कोशिश करती हैं या उसको नॉर्मल वे में रिमूव करती हैं, लेकिन वो फिर फॉर टाइम बिंग, जिस तरह हम लोग शेव करते हैं तो शेव करके हमारे बालों की ग्रोथ तो कम नहीं होती, लेकिन एट दैट टाइम हमारे बाल खत्म हो जाते हैं, तो वो मेजर्स लेने की कोशिश करती हैं। जब वो उससे फेड अप होती हैं तो देन ये ऑप्ट कीजिए वो डॉक्टर से कंसल्ट करके लेज़र की तरफ है। दूसरी बात ये है जो आपने कहा कि उनकी डाइटरी हैबिट्स वैसी की वैसी रहेंगी तो उसके रिजल्ट्स कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे, और फिर हमें दोबारा बार बार हम लेज़र करते रहेंगे तो डॉक्टर से भी वो अनकंफर्टेबल होंगी, सेटिस्फाइड नहीं होंगी, और साथ क्या होगा कि वो खुद भी डिस्टर्ब होंगी। तो इसलिए दोनों चीज़ों को एड्रेस करना जरूरी है। रूट कॉज को भी ख़त्म करना बहुत उतना ही ज़रूरी है जितना अगर आप किसी महंगे क्लिनिक में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। क्लिनिक से मैं पूछूंगा कि इसमें हम किस तरह से क्लिनिक सेलेक्ट कर सकते हैं या कि डॉक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो ये जगह जगह हो सकता है, आई थिंक सैलून्स के अंदर भी ये काम हो रहा है, क्लिनिक्स भी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जैसे दीगर बड़े शहरों के अंदर, बल्कि अगर आप सोशल मीडिया देखें पेशावर, कोयटा, मर्दान, स्वाबी, आजकल मैं इस प्रोग्राम से पहले कुछ वीडियोस देख रहा था, तो जगह जगह ये क्लिनिक्स मौजूद हैं। एक आम आदमी, एक आम बच्ची या उसके पेरेंट्स किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि वंस अगेन एक बच्ची है, उसके फेस का मामला है, तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, हम कैसे जान सकते हैं कि भाई फ़लाँ क्लिनिक जो है वो बेहतर है, फ़लाँ डॉक्टर जो है वो बेहतर है, फ़लाँ डॉक्टर के पास कोई अगर वो इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई वो बेहतर है? ये किस तरह से हम देखिए डिसीजन इसका ले सकते हैं? सिंपल सा फार्मूला है कि आप डॉक्टर की प्रोफाइल विजिट करें, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन देखें, और सबसे पहले तो ये देखें कि वो वाकई डॉक्टर है कि नहीं है। आजकल एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो है, वो डॉक्टर नहीं है, वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, वो एस्थेटिशियन है। अब देखें पॉइंट ये है कि जो अगर जिस बंदे ने बेसिक मेडिकल पढ़ा हुआ ही नहीं है, जिसने एमबीबीएस ही नहीं किया हुआ, तो उसने आपको फर्दर क्या गाइड करना है? सेकंड फर्दर जो स्पेशलिटी या पोस्ट ग्रेजुएशन है वो तो सेकंड स्टेप पे आती है, लेकिन जो ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट है जिसने फॉर एग्जांपल बीए किया हुआ है, जिसने एफए किया हुआ है, उसके बाद उसने 6 महीने का कोर्स कर लिया और किसी ब्यूटी सैलून पे जाके कोर्स कर लिया, और वो क्लेम कर रहा है या कर रही है कि जी कि मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, तो आप खुद देखें कि वो कैसे हमारी, फॉर एग्जाम्पल आई एम इन मेडिकल प्रोफेशन सिंस 2004, अब मुझे 22 साल हो गए हैं। 22 साल के बाद जो मैं इस वक्त आपको बैठ के बात कर रहा हूँ, और एक बंदा जिसने सिंपल बीए किया है और 6 महीने का कोर्स किया, और वो भी किसी मेडिकल कॉलेज से नहीं किया, किसी अस्पताल से नहीं किया, किसी सैलून से जाके या किसी जाके प्राइवेट सेक्टर के किसी इदारे से जाके कर लिए, तो वो डॉक्टर नहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये देखें कि डॉक्टर की प्रोफाइल क्या है, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है। दूसरी बात यह है कि जो मेरा ये बिलीव है कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर होगा उसको खुद की अपनी ही फिक्र होती है कि वो अपनी रेपुटेशन, अपनी प्रोफाइल और उसके ऊपर बड़े कंसर्न होते हैं।